हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम कवर कर रहे हैं टॉपिक्स MHI 10 अर्बनाइजेशन इन हिस्ट्री के एंड हम आज पढ़ने वाले यूनिट 5 एंड इंट्रोडक्शन टू अर्ली अर्बनिज्म। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए ये 5 क्वेश्चंस, हम सारे नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन स्किप भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्बनिज्म एंड अर्बनाइजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक बतानी है अर्ली अर्बनिज्म के। तो पहले तो इन तीनों टर्म्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि तीनों का मतलब क्या होता है। सो चैप्टर जो है वो अर्ली अर्बनिज्म के बारे में है, इसीलिए हम अर्लीस्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पहले सिटीज़ बनी थी वो किस एज में बनी थी? ब्रोंज़ एज में बनी थी। ब्रोंज़ एज यानी कि उस टाइम पर ब्रोंज़ यूज़ करते थे लोग, कॉपर और टिन से मिलाकर ब्रोंज़ बना करता था। एंड इसी फेज़ में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन भी देखने को मिलता है। सो इंडिया की बात करें तो हड़प्पा ब्रोंज़ एज सोसाइटी थी, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की ब्रोंज़ एज सोसाइटीज़ के बारे में बात करें तो उसमें और भी आ जाती हैं, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना। तो इस यूनिट में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे कि उसका अर्बन एस्पेक्ट क्या था, किस तरह की सिटीज़ थी। बट उससे पहले हम टर्म जानेंगे। अर्बन का मतलब क्या होता है, अर्बनिज्म का एंड अर्बनाइजेशन का। तो सबसे पहले इन्होंने बताया अर्बन टर्म का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अर्बन को हम सिटी भी कह सकते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में? जब हम उसको रूरल वर्ड से अलग करते हैं, यानी रूरल और अर्बन में डिफ्रेंशिएट करके ही हम अर्बन की मीनिंग निकालते हैं। अब एक एरिया जो अर्बन है उसे हम कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए ना कुछ क्राइटेरिया दिया है। किसने दिया है? वी गॉर्डन चिल्ड्रेन ने। तो क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहला साइज़ ऑफ सेटलमेंट, जो सेटलमेंट है जहाँ लोग रह रहे थे उसका साइज़ कितना था। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या थी? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी। इसका क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय एरिया। फॉर एग्जांपल गांव में बड़े बड़े घर होते हैं, तो एक बड़े घर में एक फैमिली रहेगी, लेकिन सिटीज़ में क्या होता है, एक छोटे से फ्लैट में अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सिटीज़ की ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू विलेज। तो ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्या है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन क्या कि लोग जो है ना किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, यानी कोई मैकेनिक है, कोई कारपेंटर है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ सरप्लस इन द इकोनॉमी। सरप्लस क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। फिर बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंटल पब्लिक बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है। एक रूलिंग क्लास सिस्टम देखने को मिलता है जहाँ पे साइंस है, राइटिंग है, ट्रेड हो रहा है। एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कुछ लोग के हाथ में पावर है जो लोगों को, जो पूरी उस कम्युनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया किसने दिए थे? वी गॉर्डन चिल्ड्रेन ने दिए थे। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सारा का सारा क्राइटेरिया, ये सारे पॉइंट्स हर अर्बन सेंटर पर एप्लीकेबल हों। अर्बन के क्या फ़ीचर हैं हमें ये समझ में आ गया। अब टर्म अर्बनिज्म का क्या मतलब है? तो अर्बनिज्म रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग अर्बन, यानी वो कंडीशन, वो स्टेट जिसमें वो एरिया अर्बन हो, उसको अर्बनिज्म कहते हैं। एंड अर्बनाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं, जैसे सिटी बनने से पहले कुछ प्रोसेस रहा होगा ना, धीरे धीरे ही बनी, एकदम तो नहीं बन गई। तो वो जो प्रोसेस है ना अर्बन होने का, उस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन कहते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर कि अर्ली अर्बनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, यानी अगर हम स्टार्टिंग की सिटीज़ देखें तो क्या फीचर्स उनमें रहे होंगे। सो पहले की अगर हम अर्बन सेटलमेंट देखें ना, तो उसमें एक फ़ीचर देखने को मिलता है, जो टर्म यहाँ पे यूज़ की है, पॉपुलेशन न्यूक्लिएशन। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब लोग एक साथ रहते हैं एक जगह पर, एक सेंटर एरिया पर, और क्योंकि एक ही जगह पर रह रहे हैं तो पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी होगी? वो भी ज़्यादा होगी। अब इस पॉपुलेशन न्यूक्लिएशन के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग डिफेंस के लिए साथ इकट्ठा हुए हों कि भाई हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इन्वायरमेंटल रीजंस भी हो सकते हैं कि एक जगह पर आपका क्या है कि इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे फ्लड आ गया या फिर कुछ और नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तो उसकी वजह से लोग एक साथ इकट्ठा हुए। या फिर कोई अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स रही होगी कि हमें यहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वहाँ पर लोग सेटल हो गए। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है जिसकी वजह से पॉपुलेशन न्यूक्लिएशन हुआ, इसका रीज़न यहाँ पे क्या दिया गया है, इसका फैक्टर क्या दिया गया है? इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अब इसका क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा उतनी कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगी। देखो अब इसको समझना कैसे, सिटीज़ में लोग रह रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो कंजप्शन भी बढ़ रहा है, यानी जो भी उन्हें, जो उनकी बेसिक नीड है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, उन्हें चीज़ें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बर्तन बनाने वाला है, पॉटर है,
तो उसका सिटी में रहना ना ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि सिटीज़ में उसे ज़्यादा डिमांड दिख रही है अपने सामान की, तो वो सिटी में ही रहेगा और वहीं काम करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि लोगों को ना वहाँ पर रहना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा जहाँ उन्हें आसानी से रॉ मटेरियल्स मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कुछ बनाता है मेटल का यूज़ करके, जैसे मान लो कॉपर का यूज़ करके कोई चीज़ तैयार करता है, कोई बर्तन ही बनाता है, तो जिन एरिया में उसे आसानी से कॉपर मिल जाए वहाँ पर रहकर वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करे तो उसके लिए आसानी होगी, उसका कॉस्ट कम लगेगा। अब हमने देखा कि सिटीज़ में ना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, लार्ज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, तो जाहिर सी बात है हमें लेबर भी ज़्यादा दिखाई देगी। विलेजेस में क्या होता है कि लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में इंगेज्ड होते हैं, बट सिटीज़ में सारे के सारे जितने भी लोग हैं ना वो एग्रीकल्चर में इंगेज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो तो लिमिटेड ही है। अगर सब लोग एक ही लैंड पर कल्टिवेशन करेंगे तो प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। तो क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो सब लोग फार्मिंग नहीं कर सकते, इसलिए दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाते हैं, जैसे कि क्राफ्ट प्रोडक्शन करना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आ जाना, म्यूनिसिपल फंक्शन करना, ट्रेड करना, अलग अलग उनको एक्टिविटीज़ दिखेगी और इनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो हमें एक तरह की ना अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर दिखती है, यानी लेबर ज़्यादा है, और इसी से कंसेप्ट आता है डिवीज़न ऑफ लेबर का, यानी लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं। एंड क्योंकि ये एग्रीकल्चर नहीं करते तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन फूड प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी खुद से ये फूड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, बट खाना तो इनको भी चाहिए, फूड इन्हें भी चाहिए, तो अब इन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं उसके बदले ना तो मनी मिलती है और ना ही किसी भी तरह का वेज लेबर का कंसेप्ट है। तो अब एक टर्म आती है सरप्लस। इसका मतलब होता है कि आउटपुट में से, यानी जो फार्मर ने जो अनाज उगाया है ना उसको पहले सब्सिस्टेंस के लिए रखा, यानी कि अपना पेट भी तो भरना है, तो सोसाइटी पहले उसको सब्सिस्टेंस के लिए यूज़ करेगी, उसके बाद जो बच जाएगा ना वो इन पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, क्योंकि उस टाइम पे मनी भी नहीं थी, कोई वेज का भी कंसेप्ट नहीं था, तो इसके बदले में उन्हें ये सरप्लस दिया जाता था इन लेबर्स को। सो हमने डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करी, अब हम बात करेंगे कि ये स्पेशलिस्ट कैसे हुआ करते थे, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में इंगेज होते थे, क्योंकि ये नॉन फूड प्रोड्यूसर थे। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो रिलीजियस फंक्शंस किया करते थे, जैसे ब्रोंज एज में मेसोपोटामियन सोसाइटी में टेंपल का रोल बहुत ज़्यादा था। तो एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा, अगर हम इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ये इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता था, यानी लोग अगर ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर उन्हें रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे तो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस ना करके वो क्या करते थे? उन रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी किया करते थे। अब दूसरा फीचर जो था ना वो था कि सोसाइटी कैसी थी, लोगों का आपस में रिलेशन कैसा था। तो अगर हम पिछली सोसाइटीज़ को देखें तो वहाँ पर किनशिप का बड़ा रोल था, किनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी। किनशिप क्या थी कि भाई अपना ब्लड रिलेशन, फैमिली वाले जो लोग हैं वही एक कम्युनिटी है, वही एक ग्रुप है, उसके बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे अर्बन सोसाइटी का कंसेप्ट आता है तो उसमें तो लोग सब एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप के, ठीक है। तो वो क्या है कि लोगों के आपस में एक दूसरे के लिए नीड है, इसीलिए वो साथ में रह रहे हैं। इसीलिए हमें सिटीज़ में ना पॉपुलेशन हेट्रोजीनस दिखती है, यानी डाइवर्स सोशल ग्रुप हैं, अलग अलग लोग रह रहे हैं। अब कुछ स्कॉलर्स क्या मानते हैं कि लोग ना सेम स्टेटस के थे, सेम किन रिलेशंस के थे, यानी आपस में ब्लड रिलेशन है, बट फिर भी वो डिफरेंट हो गए क्योंकि वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। और फिर बाद में कास्ट का भी कंसेप्ट आ गया, जिससे लोगों ने एक तरह से एक सेग्रीगेशन कर दिया, सेपरेशन कर दिया लोगों के बीच में। जैसे कि हम हड़प्पा में देखते हैं कि एक तरफ सिटाडेल एरिया है जहाँ पर जो एलीट क्लास थी वो रहती थी, एंड एक तरफ क्या है आपका लोअर टाउन है जहाँ पर कि वैसी अदर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन रहता होगा। तो ये जो सेग्रीगेशन हुआ ना सिटीज़ में, इसकी वजह से सेम स्टेटस के लोग डिफरेंट हो गए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द वेज इन विच हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट डिफाइंड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। तो हमें रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोर्सेज क्या कहते हैं। तो एंशियंट टाइम में रिटन सोर्सेज में अर्बन सेंटर्स को कैसे रेफ़र किया गया कि कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे नगर, पुरा एंड दुर्गा, ये टर्म्स यूज़ की जाती थी अर्बन के लिए। इसी तरह से हम इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में जब पढ़ते हैं तो उनकी रिटन सोर्सेज से पता चलता है कि उन्होंने कुछ टर्म्स यूज़ की हुई हैं अपने अर्बन सेंटर्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें रिटन इन्फॉर्मेशन तो मिली ही नहीं है। जो लैंग्वेज है पहली चीज़, उसको हम डिसिफर नहीं कर पाए, और फिर बहुत कम भी है। तो जो भी हमारी स्टडी है ना वो सारी किस पर बेस्ड है? आर्कियोलॉजी पर बेस्ड है। जो
जो भी हमें आर्कियोलॉजी में खुदाई में जो सामान मिला है उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं। सो आर्कियोलॉजी में हम क्या देखेंगे, पहली चीज़ तो यही देखेंगे कि जो अर्बन सेंटर है ना उसका साइज़ क्या है। लेकिन साइज़ ना हमेशा क्राइटेरिया नहीं हो सकता जिससे हम ये पता लगा सकें कि वो एरिया अर्बन सेंटर था भी या नहीं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ साइज़ के बेस पर हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्मॉल साइज़ की सेटलमेंट हमें मिले हैं वो कई दफ़ा अर्बन और सेमी अर्बन पाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग फंक्शंस देखने को मिले हैं। जो पॉपुलेशन थी वो डाइवर्स थी और अलग अलग टास्क में इंगेज थी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हड़प्पा की जो सिटीज़ हैं, जैसे चुनहुंद्रो हो गया, लोथल हो गया, तो ये साइज़ में तो छोटी थी बट हमें ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल थी। तो यानी लोग अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइज थे। तो कहने का मतलब ये है कि सिटीज़ के लिए सिर्फ साइज़ का होना ज़रूरी नहीं है, हम और भी चीज़ों के और भी फैक्टर से पता लगाते हैं। साइज़ से हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये बड़ा शहर था, बिग सिटी थी और ये टाउन था। एक और एग्जांपल दिया है यहाँ पे रांगपुर का कि उसका साइज़ तो बहुत बड़ा है बट उसके जो फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं वो अर्बन के लिए क्वालिफाई नहीं करते, यानी सिटीज़ वाला उसमें हमें फ़ीचर नहीं दिखता है। तो हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो कई दफ़ा क्या करते हैं, कई दफ़ा ये क्लेम करते हैं कि अगर ये सेटलमेंट लार्ज है तो इसका मतलब अर्बन होगा, छोटा है तो रूरल होगा। बट इससे क्या हो सकता है कि हम मिसलीड हो सकते हैं। अब हम स्मॉल सेटलमेंट्स के फीचर की बात करते हैं ना, तो हमें बहुत सी स्टैंडर्ड चीज़ें दिखती हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर दिखता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बालाकोट में हमें एक बहुत ही बड़ी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग देखने को मिलती है। इसी तरह से जब हम कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो को कंपेयर करते हैं ना, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है दोनों एक जैसे ही हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं और जो भी जिस तरह से वो बना हुआ है, बस साइज़ का ही डिफरेंस है। अब हमने अर्बन सेंटर्स की ही बात करी, विलेजेस की क्या क्लियर पिक्चर है ये हमें नहीं पता। इसका रीज़न ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना वो अर्बन सेंटर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अर्बन सेंटर्स में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आर्किटेक्चर मिलता है, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को फैसिनेट करते हैं, उन्हें उसमें उनको एक्सकेवेट करने में इंटरेस्ट आता है। तो इसकी वजह से क्या है कि हम रूरल सेटलमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाते। Now let's move to question number 5. Do you agree J.G. Shepard's view that there was no interregnum between the फर्स्ट एंड द सेकेंड अर्बनिज़म? तो इसको पढ़ने के लिए पहले हमें समझना होगा कि हड़प्पन सिटीज़ का एंड कैसे हुआ। तो 1900 BC के बाद हड़प्पन सिटीज़ में लोगों ने रहना छोड़ दिया था। अब जिस तरह से उसके ओरिजिन पर कि हड़प्पन सिटीज़ कैसे फॉर्म हुई थी उसके ऊपर डिबेट है, इसी तरह से वो कैसे ख़त्म हुई ना इस पर भी डिबेट है। हम डिबेट पर नहीं जाएंगे, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सो 1900 BC के बाद ऐसा नहीं था कि लोगों ने कम्प्लीटली ही हड़प्पन सिटीज़ को छोड़ दिया था, बल्कि हमें कुछ ऐसे सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि अलग मटेरियल्स यूज़ किया करते थे, लेकिन साथ ही हमें कुछ कंटिन्यूटी भी देखने को मिलती है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टेराकोटा था वो यूज़ किया करते थे, उसका यूजेज हमें देखने को मिलता है। फाइन्स जो एक मटेरियल था ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, उसका हमें यूज़ देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, जो मेजर फीचर्स थे ना हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो हमें डिसअपियर दिखते हैं। जैसे कि वेट्स हो गए और हमें सील्स मिली थी, राइटिंग जो मिली थी, और जो जिस तरह से वो सिटीज़ का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। लेकिन 1900 के बाद हमें वो चीज़ बिल्कुल गायब नज़र आती है। 4 लेट हड़प्पन कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक था झुकर इन सदर्न सिंध। और इसके क्या फ़ीचर थे कि वो लोग सील्स यूज़ किया करते थे, राउंड शेप की, उनकी अपनी पॉटरी थी, और जो हड़प्पन हाउसेस थे ना उनकी भी एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलती है इस कल्चर में। होता क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद ना हमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है, पॉपुलेशन मूव कर रही है ईस्ट की तरफ, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर आयरन एज होता है एंड वहाँ पे जो अर्बन सेंटर्स फॉर्म होते हैं, जिसमें से जो 14 महाजनपदास थे, जिसमें एक मगधा भी था, ठीक है। तो वो एक सेकेंड अर्बनाइजेशन हो गया और हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला जो था वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हो गया। तो ये जो मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन वाला जो पीरियड था, ये एक तरह का गैप की तरह देखा जाता है दोनों अर्बनाइजेशन के बीच में। लेकिन एक आर्कियोलॉजिस्ट J.G. शेफर वो अपनी स्टडी के बेसिस पे क्या कहते हैं कि देखो सिटीज़ तो एग्जिस्ट कर रही थी, बीच में कोई गैप नहीं था, फर्स्ट और सेकंड अर्बनाइजेशन के बीच में कोई गैप नहीं था। जब पॉपुलेशन मूव कर रही है ना तब भी सिटीज़ एग्जिस्ट करती थी, और इसीलिए हम दोनों अर्बनाइजेशन को सेपरेट नहीं कर सकते। तो पूरा का पूरा जो ये पीरियड है ना उसको हम एक कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ अर्बनिज़म की तरह देखेंगे।
सो इन आर्कोलॉजिस्ट ने ना पंजाब में सर्वे किया था, जहाँ उन्हें एविडेंस मिला कि वहाँ पर लार्ज सेटलमेंट्स थे, बड़े बड़े सेटलमेंट्स थे, और उन्होंने इसको नाम भी दिया इंडो गैंगेटिक कल्चरल ट्रेडिशन का। लेकिन जब एक्सकवेशन हुआ, जब खुदाई हुई, तो एक्चुअल में पता चला कि साइज़ के बेसिस पर हम किसी भी सेटलमेंट को अर्बन सेंटर नहीं कह सकते। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि अर्बनिज़म कभी दी एंड हो सकता है। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जैसे कि कुछ एरियाज़ जो सेंटर्स थे, जिनकी अपनी इम्पॉर्टेंस थी, एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, और जो एरियाज़ जिनकी इम्पॉर्टेंस इतनी नहीं थी, उनकी इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है एक टाइम के बाद। जैसे हड़प्पन पीरियड में पंजाब और सिंध जो था वो सेंटर था, लेकिन लेट हड़प्पन पीरियड में क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, फोकस कहाँ शिफ्ट हो जाता है, पेरिफेरीज़ पर, यानी आसपास के इलाकों पर। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।